Hello everyone there. This is Shafak Naz. I hope you all are enjoying your life fully. तो जैसा कि आप सबको थंबनेल और इससे पहले वाले वीडियो का ट्रेलर देखकर पता चल गया होगा कि टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इंटरव्यू वन ऑफ माई स्टूडेंट। तो कौन है वो स्टूडेंट जिसका हम आज इस वीडियो में इंटरव्यू लेने वाले हैं? तो जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट वीक यानी कि 16 जुलाई 2020 को 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड फीलिंग प्राउड क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस के सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं और सबका अच्छा परसेंटेज आया है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि मैंने जिस कॉलेज से अपनी 12th पास आउट करी हूँ ना, उस कॉलेज में इस साल 12th स्टैंडर्ड के रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 3 तीनों मेरी शफक ट्यूटोरियल से आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। तो आई एम इन अ क्लाउड 9 नाउ। कितनी खुशी की बात है कि आपने जिस कॉलेज से अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए हो, कुछ साल बाद आपके स्टूडेंट्स आपकी उस कॉलेज में टॉप 3 रैंक अचीव कर लेते। तो बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि हमारी और मेरे सारे स्टूडेंट की पूरे साल की मेहनत रंग लाई है। तो यही चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस चैनल में जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं वो 12th स्टैंडर्ड HSC के ही है, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल अपने चैनल में सिर्फ 12th इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करी हूँ। तो आई नो एवरी वन ऑफ यू ऑल आर फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो अभी ये ऑनलाइन यूट्यूब में लेक्चर अपलोड करना मैंने 2-3 महीने पहले से स्टार्ट की हूँ। उससे पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस ओनली फॉर 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड रन कर रही थी। तो उसी ऑफलाइन क्लासेस की स्टूडेंट जिसने इस साल के 12th एग्जाम में 91.23% सिक्योर्ड किया है और इसी परसेंटेज के साथ उसने मेरी शफक ट्यूटोरियल में और अपने खुद की कॉलेज में टॉप किया है और उसका नाम है नौशीन खान। आप सबने देखे होंगे ट्रेलर में। शी इज़ माई सिस्टर ऑल्सो, मतलब मेरे खाला की डॉटर है। तो मुझे और भी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है मतलब। और तो आज इस वीडियो में हम नौशीन खान फर्स्ट रैंक का इंटरव्यू लेंगे और उससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, जैसे कि स्टडी प्लान, स्टडी स्ट्रेटजीज, आंसर राइटिंग टिप्स, मिस्टेक्स टू अवॉइड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सेशन ऑफकोर्स बहुत लंबा होने वाला है और अब 12th स्टैंडर्ड है तो 3 स्ट्रीम होती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो मैं तीनों स्ट्रीम के टॉपर्स का वीडियो कवर करूंगी धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए, बट मैं अपलोड करूंगी, इसलिए बाकी के स्ट्रीम वाले टेंशन मत लो। फिर भी तुम लोग ये वीडियो पूरी देख सकते हो क्योंकि तुम लोग को बहुत काम आएगा ये वीडियो। और इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मुझे ये कहनी है कि महाराष्ट्र बोर्ड के जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, बी इट कॉलेज टॉपर, बी इट स्टेट टॉपर, बी इट डिस्ट्रिक्ट टॉपर, या जिसने भी 90 अबव परसेंटेज लाए हैं, उन स्टूडेंट का एक भी इंटरव्यू अवेलेबल नहीं है यूट्यूब चैनल में। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम उस एग्जाम में पिछले साल किसने टॉप किया था और उसने कैसे पढ़ा था, उसने कौन कौन सी स्टडी मटेरियल यूज किया था, हमको ये सब जानने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड के एक भी बच्चे का ऐसा कोई इंटरव्यू अवेलेबल ही नहीं है, ना पहले था और जब मैं 12th में थी उस वक्त तो नहीं था, अभी इस साल भी अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो क्या रीजन है, पता नहीं। सीबीएसई बोर्ड का जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसी दिन से कितने सारे टॉपर्स बच्चे लोग का इंटरव्यू यूट्यूब में आने लगता है, लेकिन स्टेट बोर्ड का, अपने महाराष्ट्र बोर्ड का एक भी ऐसा अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा सैड थी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। और चीज़ कि अभी इस वीडियो से मैं फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर कैमरा फेस करने वाली हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो लोग को पता है कि मैं कैसा लेक्चर अपलोड करती हूँ, उसमें सिर्फ मेरा हाथ दिखता है या तो सिर्फ टेक्स्ट बुक दिखती है तुम्हारी। तो ये वीडियो में मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करने वाली हूँ। तो और आप लोग जब पूरा इंटरव्यू देख लोगे तो प्लीज़ मुझे रिव्यू करना कि वीडियो कैसी रही। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। फिर आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को और भी टॉपर्स के ऐसे ही इंटरव्यू चाहिए क्या, कौन से स्ट्रीम्स के टॉपर्स के इंटरव्यू चाहिए, या चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के अलावा आपको कोई गाइडेंस वीडियो चाहिए क्या, या नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, कोई आंसर को कैसे पढ़ना है, जल्दी याद कैसे करना है ना। ये सारी चीज़ भी तो इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ एक टीचर सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करके छोड़ देगा तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। लेकिन
ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली, मैं अगर तुम लोग को बताऊंगी तो ये चीज़ तुम लोग की प्रिपरेशन में ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी। तो पहले तो आप मेरे को बताना कि वीडियो कैसी रही, और मैं ऐसे ही वीडियो आगे अपलोड करूँ या नहीं, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है और आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आप लोग ही एकदम करेक्ट जेन्यून रिव्यू कर सकते हो कि मुझे ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही बोलना था। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। टॉपर का इंटरव्यू एकदम डिटेल में, एकदम पेशेंटली होने वाला है। 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, इससे पहले कभी भी कोई भी यूट्यूब चैनल ने अपलोड नहीं किया है। आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई टुक दिस इनिशिएटिव। तो बस इतना ही। तो फाइनली अब हम कॉल करते हैं शफक ट्यूटोरियल की शान नौशीन खान को। तो कॉन्ग्रेचुलेशन नौशीन, तुमने इतना अच्छा परसेंटेज लाए हो अपने एग्जाम में। महाराष्ट्र बोर्ड आर्ट्स स्ट्रीम में 91.23। तुमने सबको प्राउड फील कराए हो। मुझे तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। मेरी फैमिली, तुम्हारी फैमिली, और तुमने अपने कॉलेज का भी रिकॉर्ड तोड़ दियो। दैट्स वेरी ग्रेट। थैंक यू सो मच। तो थैंक तो इस वीडियो में आज हम तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज पूछने वाले हैं कि तुमने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट किए, कौन कौन से बुक रिफर किए तुमने, और प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज क्या थी, और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। आंसर राइटिंग के पेपर कंप्लीट होता था या नहीं, सब कुछ। ठीक है। ओके। Although I know everything about her, I have guided her throughout the year. She was my student. She is also my sister. So, but for your acknowledgement, I am making this video as an interview type. Okay. So, shall we begin, Noshin? या श्योर, गो अहेड। तो नौशीन, तुमने ये एग्जाम फाइनली अच्छे मार्क्स से पास कर दिए हो। कैसा फील हो रहा है तुम्हें? क्या फीलिंग है तुम्हारी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। लाइक घर पे भी सब बहुत खुश है एंड फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स काफी अच्छे, मतलब पॉजिटिव थिंग्स बोल रहे हैं मेरे बारे में। सो काफी अच्छा फील हो रहा है। अभी हमको थोड़ा तुम्हारे रिजल्ट के दिन का बताओ कि रिजल्ट के एक दिन पहले क्या हलचल मच रही थी तुम्हारे दिल में? काफी हलचल थी, मतलब नर्वसनेस भी थी, काफी नर्वसनेस थी और एक्साइटमेंट भी थी कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो काफी ज्यादा हलचल मच रही थी दिल में कि क्या रिजल्ट आने वाला है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और ऊपर से वो फेक न्यूज, बाप रे, आज है रिजल्ट कल है, कितना। बहुत ज्यादा फेक न्यूज करी थी कि आज रिजल्ट है, आज रिजल्ट है। बट एटलीस्ट 16 जुलाई को फाइनली रिजल्ट आ गया। एक दिन पहले वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंसमेंट हो जाता है, सो मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ, फेक न्यूज को नहीं की थी फॉलो। ओके, तो अभी हमको ये बताओ कि जब तुमने अपना रिजल्ट देखे, तुमने अपना सीट नंबर डाले और फाइनली व्हेन यू सॉ योर रिजल्ट ऑन स्क्रीन एंड यू गेट टू नो दैट मेरा 91.23 आया है, व्हाट वाज योर रिएक्शन एट दैट टाइम? बहुत ज्यादा खुश थी। लाइक एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं वर्ड्स में अपनी फीलिंग्स। आई वॉज ब्लिस्ड आउट ऑफ जॉय, बहुत ज्यादा खुश थी। तो सेटिस्फाइड हो अपने मार्क्स से? हाँ, सेटिस्फाइड तो हूँ, लेकिन सिर्फ इंग्लिश को लेके थोड़ा अनसेटिस्फाइड हूँ। इंग्लिश को लेके? हाँ। तो ठीक है, तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट थे, टोटल कितने सब्जेक्ट थे वो बताओ, और हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले उसके बारे में थोड़ा बताओ। सो टोटल 7 सब्जेक्ट्स थे। सो मुझे इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में 93 मिला है। हिंदी और सोशियोलॉजी में 92 एंड इंग्लिश में थोड़ा 85 मिला है। और हिस्ट्री में 91 मिला है और एनवायरमेंटल स्टडीज में 47 मिला है आउट ऑफ 50। सो इन टोटल 650 में से 593 आई हैव स्कोर्ड। बहुत अच्छे मार्क्स है। तो तुमको सारे सब्जेक्ट में अबाउ 90 मिले हैं एक्सेप्ट इंग्लिश। क्यों इंग्लिश में कम हो गया? कुछ पेपर वेपर छूट गया था क्या? नहीं, पेपर तो नहीं छुटा था, बट टू बी ऑनेस्ट मैं स्टार्टिंग से इंग्लिश को थोड़ा नेग्लेक्ट करके चलती थी। यू नो वेरी वेल कि मैंने कितने लेक्चर्स मिस किए इंग्लिश के, स्पेशली ग्रामर वगैरह के कितने लेक्चर्स मिस किए। तो अभी मुझे रिग्रेट होता है कि काश मैं अटेंड कर देती वो लेक्चर्स, तो शायद इसमें भी 90 अबव आ जाता। तो हाँ, ग्रामर पे फोकस नहीं की थी। पैसेज राइटिंग में बहुत सिली मिस्टेक्स होती थी। फिगर ऑफ स्पीच जो पोएम्स वगैरह में होते थे उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती थी। तो इसी वजह से मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट हुए इसमें। एंड राइटिंग स्किल्स जो सेक्शन था, राइटिंग स्किल्स सेक्शन, उसमें मैं काफ़ी अच्छा स्कोर करती थी। लाइक उसमें
5 में से 4.5 ऐसा मिल जाता था मुझे आराम से। सो ये मेरा बेनिफिट था थोड़ा। और जब चैप्टर्स कॉलेज या ट्यूशन में पढ़ाए जाते थे तो मैं घर पे आके उसको रीड नहीं करती थी। ये सोचती थी कि चलो पैसेज है, ऑन द स्पॉट आंसर्स मिल सकते हैं, लेकिन लिटरली मुझे 20 मिनट तो एक पैसेज सॉल्व करने जाता था, बट आपको 5 या 10 मिनट्स में एक पैसेज सॉल्व करना होता है। तो यही सारी जो चीजें थी जो मैं लैक कर गई थी इंग्लिश में, तो आपको वो चीज रिपीट नहीं करना चाहिए। यू शुड लर्न फ्रॉम अदर्स। इन शॉर्ट तुमने इंग्लिश को एक लैंग्वेज समझ के, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट समझ के उसको थोड़ा लाइटली ले लिए, वो थोड़ा हाँ, भारी उसको पड़ गया। नेग्लेक्ट कर दी थी थोड़ा, हाँ वही भारी पड़ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। सिर्फ एक सब्जेक्ट में 85 है, बाकी सब में 90 अबव है। तो अभी तुम ये बताओ कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी और सोशियोलॉजी, हिस्ट्री सब में 90 अबव है। तो एक एक करके क्या तुम शॉर्ट में हर हर सब्जेक्ट की कुछ टिप्स, आंसर राइटिंग टिप्स दे सकते हो क्या स्टूडेंट्स को शॉर्ट में, उसके बारे में? ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि आप एक आर्ट स्टूडेंट हो, तो आपको अपनी राइटिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट मेंटेन करनी चाहिए। ये एक प्लस पॉइंट होता है, बिकॉज मेरी राइटिंग स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। तो और पेपर टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। कितने लोग का पेपर होता है जो एंड के जो बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं। मेरी कितनी फ्रेंड्स थी जिनके ऐसा उनके साथ बहुत बार हुआ है, तो वो आके रोती थी कि मेरा पेपर छूट गया है। तो अगर फास्ट राइटिंग स्पीड होगी ना तो आपका पेपर कभी नहीं छूटेगा। मेरे केस में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पेपर छूटा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेपर्स कंप्लीट हुए टाइम पे। ओके, सो पॉलिटिकल साइंस में यही स्ट्रेटेजी है, तो कि ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए उसको। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं टेक्स्ट बुक में से, तो ऑब्जेक्टिव आपके परफेक्ट होना चाहिए। और पॉलिटिकल साइंस में जो है ट्रू फॉल्स, उसके रीजंस जो है आपको एकदम रेलिवेंटली लिखना है। एंड कितने लोग होते हैं वो क्वेश्चंस को रिपीट भी करते, रिपीट नहीं करना चाहिए क्वेश्चंस को। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि ABC पॉइंट्स वगैरह लिखे होते हैं, आपको सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करना था, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना होता डिस्टिंग्विश बिटवीन में। जो मेन बात आती है वो है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं 8-8 मार्क्स के होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करें। तो आर्ट्स वालों का तो यही फंडा है कि इंट्रोडक्शन देना है, मेन बॉडी पे जंप करना है, फिर कंक्लूजन पे आना है। तो आपको भी वही फॉलो करना है। सब हेडिंग से उसको अंडरलाइन करो, कंक्लूजन दो प्रॉपरली। अगर आपके पास टाइम है तो अपना पेपर यूनिक बनाने के लिए वेब डायग्राम्स वगैरह यूज कर लो, थोड़े से क्लाउड डायग्राम्स होते हैं वो, उससे आपका थोड़ा यूनिक पेपर लगता है, तो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो पॉलिटिकल ओके। साइंस में तो, और अगर आपको लग रहा है आपका पेपर छूटने वाला है तो जो एंड के जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसको पहले सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन नंबर जो कम मार्क्स होते उसको सॉल्व करो। क्योंकि मैं ऐसे ही करती थी, जो क्वेश्चन नंबर 7 है 8 मार्क्स का, उसको पहले सॉल्व करती थी, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप करती थी। लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर बराबर लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपके वो भी मार्क्स चले जाएंगे। पहले 10 मिनट्स में आपको फिलअप्स, मैचअप्स, ट्रू फॉल्स कंप्लीट करना पड़ेगा कैसे भी हालत में। और उसके लिए राइटिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती थी, 10 मिनट्स में ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करती थी। और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस नहीं उतारने थे, तो पता होगा मैं जब 11th में आई थी न्यू न्यू, तो मुझे मेरी टीचर ने कॉलेज की चिल्लाई थी कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम आ गया कि तुम ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन क्यों उतारते बैठे हो। तो मुझे फिर समझ में आया कि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन नहीं उतारना है। उसके बाद जो डिफाइन और डिस्टिंग्विश है उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, दो रेलिवेंट पॉइंट्स लिख दो, तो आपको 2 में से 2 मिल जाएगा आराम से। और डिस्टिंग्विश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मैं तो यही करती थी कि जो क्वेश्चन जिसमें डायग्राम्स है, जो जिसके आंसर्स में डायग्राम्स है उसको लिखो। लाइक एक पॉइंट तो आपको मिल जाएगा डेफिनेशन पे, और एक आपको मिल जाएगा डायग्राम पे। सो 2 में से 2 इसमें भी स्कोर आराम से कर सकते हो। जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करो, और गिव रीजन पे भी ज़्यादा फोकस मत करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। शॉर्ट नोट्स में भी ऐसे ही करो, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन है तो लिखो, और मेन बॉडी पे जंप करो। फिर मेन बात आती है एग्री डिसएग्री, और जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं लॉ वाले, उसको थोड़ा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम कम बचता है।
तो मैं क्या करती थी, पहले जो लॉ वाले क्वेश्चन है उसको पहले करती थी, फिर डिसएग्री को बाद में करती थी। तो लॉ वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो वही इंट्रोडक्शन देना है किसी भी हाल में, डेफिनेशन एकदम रेलिवेंटली लिखना है, जिन्होंने डिफाइन किया है उसी का नाम लिखना है, नहीं कि किसी और का नाम लिखते बैठे हो, तो 1 मार्क्स तो वहीं पे आराम से डिडक्ट हो जाएगा आपको। फिर स्टेटमेंट दो, डायग्राम्स बनाओ, डायग्राम को एक्सप्लेन करो, फिर एजम्पशन दो। फिर एजम्पशन को ये नहीं कि आप एक ही एजम्पशन को लेके बैठे हो, उसको दो दो चार लाइन में एक्सप्लेन करो, फिर नेक्स्ट पे जंप करो, बिकॉज लॉ में काफी ज्यादा एजम्पशन होते हैं, लाइक लॉ ऑफ डिमांड में 8 एजम्पशंस थे। तो वही सब। और अगर एक्सेप्शन पूछा है तो वो भी लिखो। फिर अगर आपके पास टाइम बचा तो डायग्राम्स इसमें भी बना दो, थोड़ा यूनिक वे लगता है पेपर प्रेजेंटेशन का, बिकॉज 10 मार्क्स का जो एंड का क्वेश्चन होता है उस पर आपको फोकस करना चाहिए ज़्यादा। तो हिंदी में तो मैं काफ़ी अच्छी थी, हिंदी में कभी मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। पैसेज तो होते ही है, चैप्टर्स को रीड करो, पोएम्स को अच्छे से समझो, परिचय जो होता है पोएम्स का उसको अच्छे से लिखो। और पर्सनल रिस्पॉन्स जो होते हैं हिंदी में उसमें आप उदाहरण दे दो, पहले एक्सप्लेन करो, पर्सनल रिस्पॉन्स जो भी आपको लिखना है वो लिखो, फिर उदाहरण दे दो, लाइक एग्जांपल दे दो, तो उसमें आपको तो 2 में से 2 आराम से मिल जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं हुआ कभी कि हाफ मिले या 1 मिले, क्योंकि मैं उदाहरण देती थी अच्छे से। तो वो करो। और राइटिंग स्किल में मिस्टेक्स बिल्कुल मत करो, जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट फॉलो करो, ये नहीं कि आप यहाँ सब्जेक्ट लिख रहे हो और कहीं और जाके एड्रेस लिख रहे हो लेटर राइटिंग में, ऐसा बिल्कुल मत करो, जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट फॉलो करो। और जो ऐसे ऐसे राइट, हाँ, तो उसमें आपको क्या करना है, एंड में जब आप आने लगोगे तो बड़ा सा कुछ स्लोगन डाल दो, स्लोगन या फ्रेज डाल, अच्छा लगता है वो थोड़ा, मैं तो ऐसे ही की हूँ। तो यही सारी चीजें जो आपको छोटी छोटी चीजें आपको हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर कर सकती है, करवा सकती है। ओके, तो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और हिंदी के बारे में तो तुमने बताया। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग भी तुमसे पूछेगी, लेकिन थोड़ा और क्वेश्चन पूछने के बाद। ओके, तो देखो तुमने ये चीज नोटिस करे कि शी नोज एवरीथिंग अबाउट एवरी क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिखना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या ऐड करना है, 8 मार्क्स के लिए कैसे करना है। तो इट इज नॉट वेरी टफ, बस तुम लोग को क्या करना है, हर क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, हर क्वेश्चन कैसा आंसर डिमांड करता है, बस तुम लोग को वो जानना है। ठीक है, इतना भी हार्ड टफ नहीं है, बस ये छोटी छोटी चीज तुम लोग जान जाओगे ना तो बहुत ही ज्यादा इजी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना आंसर लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखना है। और एग्जैक्टली, ये आपको आइडिया तभी मिलेगा जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, टेस्ट दोगे, तभी आपको आइडिया मिलेगा। तो जितना हो सके उतना टेस्ट दो, तभी आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है और कहाँ कम करना है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा ये होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न पेपर होता है ना, कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, टोटल 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो उसको पहले अच्छे से एनालाइज करो, और फिर बाद में तुम अपने टेक्स्ट बुक में देखो कि कौन सा टॉपिक 2 मार्क्स के लिए पूछता है, कौन सा टॉपिक 8 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, तो ये छोटी चीज है लेकिन इम्पोर्टेंट है, जो आपको थोड़ा एग्जैक्टली। आगे बढ़ा देती है। ठीक है, ओके। एग्जैक्टली। ओके नौशीन, तो तुम अब टॉपर बन चुके हो, तुम्हारा ये ड्रीम था जब तुम 11 से 12 में आए थे, तो तुमने मुझे बताए थे यू वांट टू बी अ टॉपर इन योर कॉलेज, और हाँ। फाइनली तुम्हारा ये ड्रीम पूरा हो चुका है। तो हाँ, हाउ डू फाइनली। टॉपर हाउ डू टॉपर स्टडी, इसके बारे में कुछ बताओ, कि तुम अभी बन चुके हो तो तुम अच्छे से बता सकते हो। तो कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। आपने अगर एक गोल सेट किया है तो अचीव करने के लिए चाहे कुछ भी वो जर्नी में आए आपके, आपको उसको कैसे भी करके अचीव करना है, और उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए वो चीज को लेके, डेडिकेटेड होना चाहिए अपने स्टडी के तरफ, डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना चाहिए अपने जर्नी में, तो तभी शायद आप टॉप कर सकते हो। एंड सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेल्फ स्टडी ये नहीं कि सिर्फ आप कॉलेज जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो तो हो गया पढ़ के आपका, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो। सेल्फ स्टडी घर पे बैठ के करो, 5 to 6 आवर्स एटलीस्ट। एक दिन में 1 या 2 आवर तो पढ़ सकते हो, एटलीस्ट लैंग्वेज पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, तो जो करना है करो, लेकिन कुछ तो स्टडी करना चाहिए एक दिन में, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हो, आपका गोल जो था वो। एग्जैक्टली,
तो देखो, मुझे पता है जो भी बच्चा 11 से 12 में जाता है, सबसे पहले दिमाग में उसकी यही बात आती है कि मुझे 12 स्टैंडर्ड में टॉप करना है। नौशीन का भी यही ड्रीम था और उसका पूरा हो गया। तो तुम लोग भी कर सकते हो, बस तुमको क्या है, ये चीज ध्यान में रखनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, टॉपर बन सकते हैं। बस हम लोग को पूरे साल क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, गोल्स बनाना है, और एक सेल्फ खुद से पढ़ने बैठने की जो चीज होती है ना, खुद से अपन जब पढ़ते हैं बैठते हैं, ऐसा नहीं टीचर बोल रहे हैं, स्कूल वाले दबाव डाल रहे, ट्यूशन वाले दबाव डाल रहे, तो टेस्ट दे रहे अपन, ऐसा नहीं। खुद से अपने अंदर से निकलना चाहिए ये चीज, तो ही जाके होगा ना। ठीक है, टॉपर भी अपने को एग्जैक्टली। बनना है। इट इज नॉट अबाउट टॉपर, अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि अभी 10th का बोर्ड तो निकल गया, अभी 12th है। तो जिसने भी 10th में इतना अपना बेस्ट नहीं दे पाए थे, तो 12th में तुम लोग एकदम अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। ओके। मेरा भी ऐसे ही था, लाइक 10th में मुझे अच्छे परसेंटेज नहीं मिले थे, मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। सो मैं यही सोची थी कि अभी 12th में आ रही हूँ तो सब कुछ 12th में अभी देना है और अचीव करना है गोल। एग्जैक्टली, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं। तो अभी तुम्हारी थोड़ी जर्नी के बारे में बताओ। तुमने आंसर राइटिंग टिप तो दे दिए, अभी ये बताओ कि तुम्हारी, मतलब जब तुम 11 से 12 में जा रहे थे और तुमने ये डिसाइड कर चुके थे कि मुझे 12th में तो एकदम मेरा गोल क्लियर है कि मुझे टॉप आना है, मुझे टॉप रैंक चाहिए, तो तुमने कैसे अपना जर्नी स्टार्ट किए? पहले क्या स्टेप लिए, फिर क्या, और बोर्ड एग्जाम आने तक तुमने अपने आप को कैसा बना चुके थे, मतलब पूरी स्टार्ट टू एंड जर्नी एकदम शॉर्ट में। तो बेसिकली आई गेस 10th अप्रैल को मेरा 11th का रिजल्ट आया था, जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसका। फिर 15th अप्रैल से ही ट्यूशन जाने लगी थी मैं, तो वहीं से मेरी हेड स्टार्ट हुई थी शफक्स ट्यूटोरियल, मतलब आपकी ट्यूशन में। तो वहीं से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और स्टार्टिंग में मैं ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे पढ़ने लगी थी, स्टार्टिंग से इतनी डेडिकेटेड हो गई थी, ऐसा नहीं था। पहले तो मैं सिलेबस समझी कि कौन कौन से चैप्टर्स है, कितने कितने चैप्टर्स है, उसी के हिसाब से अपनी स्टडी स्टार्ट की। और 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 वैसे भी ट्यूशन में तो वीकली टेस्ट होते थे, सो एक हफ्ते में जो भी पढ़ाया गया था वो वीकली संडे को टेस्ट होते थे, तो उसी के हिसाब से मैं प्रिपरेशन करती थी। तो इस जर्नी में, एक साल की जर्नी में, तुम्हारे हिसाब से क्या काम किया, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? बच्चे को क्या करना चाहिए? ओके, सो मेरे लिए तो दोनों ही वर्क किया था। और मैं बिलीव करती हूँ कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को दोनों साथ में लेके चलो। ये नहीं कि आप दिन रात एक सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट पे मेहनत कर रहे हो, उसको याद कर रहे हो, समझ रहे हो, उसी पे मतलब फोकस हो एकदम, और अपना हार्ड वर्क भी पुट कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उससे, तो फायदा ही क्या हुआ वो हार्ड वर्क का? आज याद रखोगे, बोर्ड एग्जाम आने तक भूल भी जाओगे। इससे अच्छा स्मार्ट बी स्मार्ट, नोट्स प्रिपेयर करो खुद की, उसको समझो, कंसंट्रेट करो, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आपके, मतलब मोबाइल्स वगैरह, उसको थोड़ा सा साइड में रखो। तो बी स्मार्ट एंड हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को साथ में लेके चलो, तो यही फंडा है। ओके। रिवीजन कैसे करते थे? डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से करते थे, या तुमने अपनी प्रिपरेशन के टाइम अपने खुद की कोई नोट्स बनाए थे? कोई कॉन्सेप्ट को समझने के वक्त या याद करने के वक्त उसकी नोट्स बनाते थे? रिवीजन स्ट्रेटजी कैसी थी तुम्हारी, उसके बारे में थोड़ा बताओ। मुझे पढ़ते पढ़ते लिखने की आदत तो नहीं थी, लेकिन जो चीज मुझे एकदम क्लियर ही नहीं थी, मैं उसकी ज्यादातर नोट्स बनाती थी, तो मुझे ज्यादा अच्छे समझ में आता था। फिर खुद की नोट्स बनाती थी तो बस। ओके, मतलब तुम सारे टॉपिक की तो नोट्स नहीं बनाते थे, लेकिन जो टॉपिक तुमको हार्ड लगता था सिर्फ उसकी नोट्स बनाते थे और रिवीजन के टाइम उसको रिफर करते थे। तो बाकी एग्जैक्टली। सारे टॉपिक है उसको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से रिफर करते थे? हाँ, टेक्स्ट बुक से ही रिफर करती थी। टेक्स्ट बुक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते थे उसको मार्क करती थी, हाईलाइट वगैरह करती थी, और आंसर्स मार्क करती थी। सब टेक्स्ट बुक से ही मैंने रिफर करी हूँ, जो भी रिफर की हूँ। ओके, तो टेक्स्ट बुक वॉज योर मेन सोर्स, जर्नी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम्हारे हाथ में टेक्स्ट बुक थी? ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक ही, क्योंकि 99% क्वेश्चन बोर्ड में टेक्स्ट बुक से ही आता है, तो टेक्स्ट बुक ही ज्यादातर रिफर करो, उसी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए।
तो फ्रेंड्स प्लीज टेक्स्ट बुक को अपने जर्नी का बेस्ट फ्रेंड बनाइए प्लीज। टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, या इट इज। बाकी की सारी स्टडी मटेरियल भी अपन पूछेंगे नौशीन से। फिलहाल टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला साथी टेक्स्ट बुक को पकड़ो। तो अभी तुम डेली रूटीन के बारे में बताओ, तुम्हारा क्या डेली रूटीन हुआ करता था, कब सोते थे, कब उठते थे, कब पढ़ते थे, वो सारी चीजें। ओके, सो मेरी कॉलेज जो थी वो आफ्टरनून की होती थी, 12 से 5 मेरी कॉलेज थी। तो सुबह उठ के कॉलेज जाना होता था, फिर कॉलेज से जब आती थी 1 घंटे का रिलैक्स लेती थी, फिर 6 बजे की ट्यूशन होती थी। तो 2.5 घंटा तो ट्यूशन में ही काफ़ी अच्छी स्टडी होती थी। फिर घर आती थी, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करती थी, लाइक मोबाइल वगैरह थोड़ा यूज़ करती थी, टीवी वगैरह देखती थी, गाने वाने थोड़ा सुन लेती थी, अपने माइंड को रिफ्रेश करती थी थोड़ा, फिर सो जाती थी। वेरी गुड, मतलब वो ये नॉर्मल रूटीन ही था ना। हाँ, तो कभी कभार तो देख, ऐसा भी होता है कि मैं कोई दिन स्टडी ही नहीं करती थी। जब एग्जाम नजदीक आने लगते थे तो टाइम टेबल तो ऑलरेडी मिल जाता था, कॉलेज से भी ट्यूशन से भी, तो उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करती थी बस। तो देखो, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए अपने को एकदम 10 से 12 या 15 घंटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रूटीन में ही रहने का, लेकिन डेली पढ़ने का, कंसिस्टेंसी से पढ़ने का, यही है। और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है ऐसा सोच के एकदम स्ट्रेस तक नहीं हो जाने का। कूल डाउन रहने का, डेफिनेटली। जर्नी को एंजॉय करते करते स्टडी करो, बहुत मजा आएगा, और एंड में जो रिजल्ट मिलेगा उससे तो और डबल मजा आता है। बस यही मैं तो बोलूंगी। काफी इंजॉय की अपनी 12th लाइफ को, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडी स्टडी स्टडी। हाँ हैंगआउट्स की एग्जैक्टली। फ्रेंड्स लोग के साथ, इनफैक्ट कितनी बार मूवीज वगैरह देखते गई हूँ थिएटर में। ऐसा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि चाहिए। सिर्फ स्टडी कर रहे हो। हाँ, क्योंकि वो बाद में, ताकि एंड में अपने को ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मार्क्स के चक्कर में हमने अपनी फ्रेंड लाइफ को एंजॉय नहीं करे, हमने अपने बहुत सारे लेजर टाइम को मिसअप कर दिए। और हम्म, इतना बोलूंगी, कंसिस्टेंसी से फॉलो करो, स्ट्रेस फ्री रहो और एंजॉय करो अपनी जर्नी को, बहुत मजा आएगा। ठीक है। लाइक मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं तो यही सोचती हूँ कि खुद पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कि आज हमने मस्ती कर ली, आज कुछ नहीं पढ़ा तो कल से फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो मैं तो ऐसे ही करती थी, मेरा खुद पे बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल था, क्योंकि मुझे पता था मुझे कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा सपोर्ट तुम्हारा इस जर्नी में किसका रहा? सबसे ज्यादा तो आपका ही सपोर्ट था, बिकॉज सारी जो स्टडी मटेरियल्स थी वो सारी आपने ही प्रोवाइड की थी मुझे, लाइक बोर्ड के जो पेपर्स थे वो भी आपने अरेंज किए थे, सिर्फ मेरे लिए नहीं सारे स्टूडेंट्स के लिए। और जो की सेट्स होती है वो भी आपने ही दी थी, और ट्यूशन तो मैंने आपसे ही ली थी। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है मुझे, और आपका ही, टू बी ऑनेस्ट, आपका ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और ट्यूशन में जितनी भी मेरी फ्रेंड्स है उन सबका मॉरल सपोर्ट तो आप ही हो मेरे ख्याल से, तो आप ही ने सपोर्ट किया है। थैंक यू फॉर डेट। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने गाइड तुम लोग को करी, जो मैं तुम लोग को जो चीज बताती थी छोटी छोटी, ये फॉलो करो वो फॉलो करो, मार्क्स तुम लोग के ज्यादा आएंगे, तो तुम लोग उसको सिंसियरली फॉलो करते थे, जो चीज मुझे हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए मैं बोली थी। तो मैं बस ये सोचती थी, मेरे सारे स्टूडेंट के अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज है, जिन लोग को गाइड करेंगे तो लोग पक्का अपने कॉलेज में सबको छोड़ सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तो ला सकते। तो मैं पता ही हुआ। इतना ज्यादा फोकस कर रही थी लोग पे कि नहीं, करना ही है किसी भी हाल में, कुछ भी हो जाए। और वैसा ही हुआ है, लोग अपनी कॉलेज में टॉप, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक मेरे शफक ट्यूटोरियल से ही आए हैं। इतना ज्यादा प्राउड फील हो रहा है ना, क्या बताऊं। तो आई कैन हमारे अंडरस्टैंड, मुझे भी। पूरे एक साल की हमारी जो हार्डवर्क थी, मेरी थी, मेरे सारे स्टूडेंट्स की ऑल थी, पेज ऑफ। स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बोर्ड एग्जाम तक, मैंने लोग के अंदर जो इम्प्रूवमेंट देखी हो ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मतलब छोटी छोटी चीज लोग ने जो फॉलो करे, छोटी छोटी चीज जो लोग ने अपने आंसर में इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बहुत ज्यादा काम आई है लोग। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल, सीरियसली। तो अब हम बात करते हैं तुम्हारे कॉलेज लाइफ की। कॉलेज लाइफ कैसी रही तुम्हारी? काफी इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी गई। लाइक मस्ती मजाक भी हुई है कॉलेज में, पढ़ाई भी हुई है सीरियसली।
तो काफी अच्छी रही कॉलेज लाइफ तो। प्रीलिम में, कॉलेज के प्रीलिम में कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे? कॉलेज के प्रीलिम में 88 आए थे। 88? ओके। और टीचर से भी कॉलेज में सारे टीचर से काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग लाइफ थी कॉलेज मतलब तो। मतलब इंटरनल मार्क्स से कुछ टेंशन नहीं रहा तुमको? हाँ इंटरनल मार्क्स तो अच्छे ही मिले होंगे बिकॉज टीचर सारी अच्छी थी, अच्छी है आगे आई मीन। स्टूडेंट, इंटरनल मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 120 नंबर, 120 मार्क्स इज नॉट अ स्मॉल नंबर। प्लीज, टीचर्स लोग के हाथ में इतने मार्क्स होते हैं। और न, और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम मार्क्स के लिए उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। नॉर्मली भी हमको, एग्जैक्टली। तुम्हारा एग्जाम खत्म भी हो जाएगा, तुम लोग लाइफ में कितने भी आगे चले जाओ, अपने टीचर्स को हमेशा याद रखो। उन लोग को बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली। तो हमेशा अपने, अभी तुम 12th में आए हो ना, तो अभी से अपने टीचर लोग के साथ क्लोज बॉन्डिंग रखो, ठीक है? ऐसा कुछ मत सोचो कि मुझे कम मार्क्स मिल रहे हैं तो टीचर कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी मत सोचो। टीचर लोग को फ्रेंड की एग्जैक्टली। तरह, वो तुम लोग की लाइफ की एंड तक बहुत मजा आएगा। तो बस यही, ठीक है? इनफैक्ट मेरी कॉलेज में जो टीचर्स थी वो सारी फ्रेंडली थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स के लिए हम लोग टीचर से क्लोज थे, लाइक लिटरली एक अंदर से बॉन्डिंग हो जाती ना टीचर्स लोग के साथ, वैसे ही थी हम लोग की कुछ। लाइक हम लोग वी वेर मोर लाइक फ्रेंड्स। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अभी अपन छोटे बच्चे थोड़ी है, अभी अपन 12th में है, तो फ्रेंड रिलेशन ही होना चाहिए टीचर्स के साथ, ठीक है? एग्जैक्टली। ध्यान रखना। और अभी ये बताओ, कॉलेज लाइफ तो तुम्हारी अच्छी रही, टीचर भी सारे फ्रेंडली थे, स्टडी भी तुम्हारी अच्छी हुई है, सब कुछ अच्छा हुआ है। तो क्या तुम कॉलेज में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है, स्पीच कंपटीशन और भी बहुत सारे ड्रामा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज होती है, ये कंपटीशन वो कंपटीशन, स्पोर्ट्स, तो उसमें तुम एक्टिव थे क्या? स्पोर्ट्स में मैं एक्टिव थी क्योंकि आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स सिंस चाइल्डहुड। स्पोर्ट्स काफी पसंद है, हॉबी भी है मेरी स्पोर्ट्स। कौन कौन से, सॉरी। कौन कौन से स्पोर्ट्स में तुम इंडल्ज थे? लाइक डॉज बॉल, खो खो और रिले रेस जो भी होता था कॉलेज ऑर्गेनाइज करती थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। और करिकुलम एक्टिविटीज में थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट किया इस साल, लेकिन 11th में काफी पार्टिसिपेट किया, लाइक ऑलमोस्ट 4 to 5 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट की थी 11th में। बट इस साल, और ये सारी जो कॉम्पिटिशन वो दिसंबर में होती थी, और दिसंबर मैंने डिसाइड की थी मुझे अपना रिवीजन कंप्लीट करना है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी साइड में हो गई थी। तो दिसंबर में मैं अपना, एज आई सेड, 2-3 बार रिपीट भी कर चुकी हूँ कि मैं अपना दिसंबर में रिवीजन कंप्लीट कर रही थी, तो ये सारी चीज़ें साइड हो गई थी थोड़ी। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। ओके, सो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था कॉलेज में, उसमें जितनी भी लड़कियां थी सारी पढ़ाई में भी अच्छी थी, और प्लस हम लोग साथ में हमेशा रहते थे, मस्ती मजाक करते थे, और प्लस स्टडी भी करते थे। कभी स्टडी को हमने एक बर्डन टाइप नहीं लिया अपने सिर पे, उस स्टडी को भी इंजॉय करते थे। और एक तो मेरी फ्रेंड है जो मेरी बचपन की फ्रेंड है, तो और वो सेकंड आई है, सॉरी वो थर्ड आई है मेरी कॉलेज में प्लस ट्यूशन में भी, सुमाइला तो खान। काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, शुमाइला। और हम सब एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते और काफी अच्छे थे, काफी अच्छे हैं मेरे फ्रेंड्स। समझ गए, फ्रेंड लोग का भी इम्पोर्टेंस होता है, डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं तुम लोग की जर्नी में, और तुम लोग को पुश करके, तुम लोग को सपोर्ट करके अच्छे फ्रेंड सर्कल के साथ रहो, जो लोग पढ़ाई में भी अच्छे हो और वो लोग का आगे कुछ ड्रीम हो, ठीक है? टॉपर है तो फर्स्ट बेंचर होगी, तो ऐसा नहीं हमारे केस में। नहीं, एंड इनफैक्ट मेरी जो ग्रुप सर्कल थी फ्रेंड्स की, उसके अलावा भी जो बाकी क्लासमेट्स थी वो भी काफी अच्छी थी। मतलब जो वीक स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप में उनसे ज्यादा कुछ है तो आप उनकी हेल्प करो, जो वीक स्टूडेंट्स है उनकी हेल्प करो। जब मैं कॉलेज में थी तो जो वीक स्टूडेंट्स होती थी वो मेरे पास आती थी, नौशीन प्लीज ये समझा दे, प्लीज ये इकोनॉमिक्स का ये लॉ समझा दे, डायग्राम कैसे बनाते वो बता दे, तो मैं उनकी हेल्प करती थी। इससे क्या होता था, मेरी प्रैक्टिस होती थी, प्लस उनका भी प्रॉफिट था, इसमें मेरा भी प्रॉफिट था, उनका भी प्रॉफिट था। अब जितना दूसरों को Exactly. एक्सप्लेन करोगे ना, तो उतना ही आप
आपकी प्रैक्टिस होगी, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज तुम लोग को साथ में लेके चलनी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कर रहे, सब चीज साथ में लेके चलनी एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली। इसको एक बोलते हैं एक अच्छी जर्नी, जो तुम लोग को एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलेगी के लेना। तो ये सारी चीज छोटी छोटी पर काम आती है। तो ओके, अभी स्पेशली तुम्हारी कॉलेज की बात करते हैं, अब्दुल्ला पटेल जूनियर कॉलेज। तो तुम्हारी कॉलेज का रिकॉर्ड ब्रेक करे हो, फर्स्ट टाइम किसी का अबाउ 90% आया है आर्ट स्ट्रीम से। इससे पहले हाईएस्ट था 89 पॉइंट समथिंग है, द फर्स्ट वन जिसने 90 अबाउ परसेंटेज लाया है, और सबका रिकॉर्ड तोड़ चुकी हो तुमने। तो अभी जो स्टूडेंट तुम्हारी कॉलेज से 11 से 12th में गए हैं, उनको तुम क्या एडवाइस देना चाहोगी, या कुछ मैसेज या जो भी चीज तुम उनको कुछ बोलना चाहती हो कि अपनी तरफ से, जो तुमने 2 साल उस कॉलेज में बिताए हो? ओके, सो मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई को मत छोड़ना आगे जाके, बिल्कुल भी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना बिल्कुल, और स्किप मत करो, मेहनत करो जितना हो सके। 1 साल तो है यार, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी 12th कैसे गुजर गई। मुझे तो बिल्कुल भी चल ही यकीन नहीं जाता हो रहा है मेरी 12th खत्म हो गई। अभी तो आधा साल भी निकल गया वो लोग का, तुम सोचो, आधा साल वही कंप्लीट तो, हो चुका है, पढ़ाई भी खत्म। एग्जैक्टली। तो स्टडी पे फोकस करो रेदर देन दूसरी चीजों पे, और पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। और यही बोलना चाहूंगी, मेहनत करो, और शायद इस बार मैंने रिकॉर्ड तोड़ी तो शायद नेक्स्ट ईयर कोई और मेरा रिकॉर्ड तोड़ दे। और अगर तोड़ोगे तो पर्सनली मुझे जरूर बताना, मुझे काफी अच्छा लगेगा। हाँ, बता सकते हो क्या? तो अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर हमने नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड तोड़ भी दिए तो पर्सनली कैसे बताएंगे नौशीन को। तो इसके लिए मैं नौशीन की ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, ठीक है? और तुम या लोग को श्योर, कुछ आई वुड। हेल्प चाहिए होगी, या तुम लोग को कुछ हेल्प चाहिए होगी नौशीन से, तो नौशीन विल यू बी हैप्पी टू हेल्प देम आउट? ऑफ कोर्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। जिसको भी कुछ भी डाउट रहा तो मुझे ईमेल कर देना, मैं वेरी गुड, रिप्लाई तो ग्रेट, जरूर करूंगी। ग्रेट। एक्चुअली तो दूसरों को हेल्प करोगे ना तो उतना ही अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तुमको देख रहे होंगे, और ऐसा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि 8 स्टूडेंट का इंटरव्यू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से इंटरव्यू हो रहा है। सो टू ऑल माय डियर जूनियर्स, आपको रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल भी नहीं मारना है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे से लिख पाओगे। लाइक ओन से भी आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। रट्टाफाई करके कोई फायदा नहीं है, आपको थोड़े दिन तक याद रहेगा, फिर से वही चीज रिपीट करनी पड़ेगी, वही स्टडी करना पड़ेगा। सो रट्टाफाई मत करो, कंसेप्ट समझो। उसके अलावा ज्यादा टेंशन मत लो। डोंट टेक प्रेशर ऑन योर माइंड कि जितनी एबिलिटी है उतना ही स्टडी करो। बिकॉज एक बार क्या हुआ था, मैं स्टडी के लिए लंच को स्किप कर देती थी, डिनर स्किप कर देती थी, जिसकी वजह से हेडेक बहुत होता था मेरा, और फिर मैं स्टडी पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती थी, और मेरा स्टडी शेड्यूल जो एकदम बिगड़ गया था। सो ऐसा मत करो। हेल्दी भी रहो, खाओ पियो साथ में, और स्टडी भी करो तो ज्यादा अच्छा लगता है। एग्जाम का पेपर जो काफी ज्यादा इजी आता है, अगर आपको 100% श्योर हो आपके, मैंने तो फुल प्रिपरेशन की हूँ, तो आई एम श्योर कि यू विल मेक इट, क्योंकि पेपर बहुत इजी आता है और टेक्स्ट बुक का ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम लोग ऐसा मत सोचो कि आई एम फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम, और ऊपर से अपने आस पड़ोस के लोग भी ऐसा बोलते हैं, ये तो आर्ट स्ट्रीम से है, बिना पढ़े भी पास हो जाते हैं, पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी कॉलेज है जहाँ पे आर्ट स्ट्रीम से 95 94 तक का कट ऑफ रहता है। तो इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए आर्ट्स को, बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा मस्त स्ट्रीम है। मैं खुद +2 आर्ट स्ट्रीम से ही करी हूँ, बहुत मजा आता है, बहुत सारी वेरियस नॉलेज और सोसाइटी के बारे में पता चलता है। तो तुम लोग खुश रहो कि यस आई एम फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आर्ट स्ट्रीम स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के लिए गाइडेंस थोड़ा कम है, क्योंकि हम लोग जिधर रहते हैं
यू वोंट बिलीव, हम जो सिटी में रहते हैं एक सिंगल क्लासेस नहीं है आर्ट्स की स्पेशली। सो डेट्स वाई जब मैं 12th में थी, मैं जब बोर्ड एग्जाम, मेरा जिस ईयर बोर्ड एग्जाम था, तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ कोचिंग, और एक भी कोचिंग नहीं। और अब कोचिंग नहीं तो चलो ठीक है, सेल्फ स्टडी से तो कर लेंगे। टॉपर इंटरव्यू, चलो गाइडेंस देखते, टॉपर महाराष्ट्र टॉपर आर्ट्स का एक इंटरव्यू नहीं यूट्यूब में। आई वॉज सरप्राइज, सिर्फ सीबीएसई लोग का इंटरव्यू था। सीबीएसई आर्ट स्ट्रीम के टॉपर का इंटरव्यू देख के थोड़ी हमको कुछ आंसर राइटिंग टिप पता चलेगी। उन लोग का एकदम अलग सिलेबस होता है, हमारा एकदम अलग सिलेबस। तो उसी वक्त मैंने एक ठान ली थी कि मेरा 12th खत्म होने दो, आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन विथ एकदम अच्छे से मैं अपने एग्जाम पास कर लूंगी और ड्रॉप करूंगी। उसके बाद मैं पर्सनली अपने सिर्फ स्पेशली आर्ट्स के लिए क्लासेस खोलूंगी, और वैसे ही हुआ। और इट वाज माय ड्रीम, गुड आइडिया। मेरा ये ड्रीम था कि मतलब मैं जो कॉलेज से हूँ वो कॉलेज में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक मेरी क्लासेस से आई है सर। और वैसे ही हुआ है, मेहनत रंग लाई हमारी। तो आई एम वेरी हैप्पी। तुम लोग भी खुश रहो, बहुत मस्त फील्ड है, आगे तुम लोग जाओगे ना बहुत मजा आएगा। तो एकदम मस्त होके पढ़ो, सारे सब्जेक्ट को एंजॉय करो, ठीक है। 12th के बहुत मायने रखते हैं, बिकॉज जितनी अच्छे परसेंटेज होगी उतनी अच्छी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। जितनी अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा आपके फ्यूचर के लिए उतना ही अच्छा है, उतनी अच्छी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सो 12th के बोर्ड्स रियली मैटर्स। एंड आर्ट स्ट्रीम में टीचिंग के अलावा भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एक बार आप सर्च करने तो बैठो, यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोस बनाई गई है आर्ट्स के ऊपर, जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, कि किस में हम आगे स्टडी कर सकते, किस में नहीं कर सकते। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एक बार आप सर्च करके देखो, आपको फिर पता चलेगा कि आर्ट्स वाले भी कम नहीं है। तो बस मैं एक ही चीज यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि आर्ट स्ट्रीम वाले प्लीज 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 अपनी स्ट्रीम से प्यार करिए। बहुत ही ज्यादा मस्त स्ट्रीम है, इसको तुम लोग एकदम मेहनत से करोगे, सारे सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा है। बस ये बोलना था मुझे। ओके, तो अभी ये सारी बात तो हमारी हो गई अच्छे से। अभी हम आते हैं आपकी स्टडी मटेरियल पर, क्योंकि ये साल का सेशन अभी शुरू हो गया है ना, तो 2020 एंड 21 का। तो अभी तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो। ओके, सो मैं तो टेक्स्ट बुक ही रिफर करी थी सारे सब्जेक्ट्स के लिए। टेक्स्ट बुक ही, एंड आप लोग भी टेक्स्ट बुक रिफर करो। गिव मोर इम्पोर्टेंस टू टेक्स्ट बुक रेदर देन अदर स्टडी मटेरियल्स। Okay, so apart from textbook, what are the study materials? अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स मैंने 21 की सेट्स रिफर करी थी, बिकॉज इट गेव मी एन आइडिया कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अंडर ब्रैकेट क्वेश्चन के बाजू में लिखा हुआ रहता है कि कौन से बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आ चुका है। सो उसके हिसाब से मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती थी रेदर देन वेस्टिंग माई टाइम ऑन लर्निंग अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 21 की सेट्स आई वुड रियली लाइक टू रिकमेंड सारे सब्जेक्ट्स की। एंड इसके अलावा पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आपको रिफर करना ही करना है, बिकॉज उससे भी आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप ज़्यादा उस पर फोकस करने लगोगी। और ऑब्जेक्टिव्स भी आपको आइडिया लग जाएगा कौन से ऑब्जेक्टिव्स कौन से चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बीच बीच में से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछ सकता है। तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। एंड डाइजेस्ट और रिलायबल को तो मैं रिफर नहीं करी थी। मेरी जो क्लासमेट्स थी वो डाइजेस्ट और रिलायबल से ही पढ़ती थी और टेक्स्ट बुक पे कम फोकस करती थी, तो उनका थोड़ा कम मार्क्स आता था। तो डाइजेस्ट और रिलायबल को अगर आप स्टडी करते तो ऑब्जेक्टिव उसके लिए रखो, लेकिन जो लॉन्ग आंसर्स होते वो आप टेक्स्ट बुक से ही करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। ओके, तो स्टडी मटेरियल में तुम लोग को अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक तुम लोग के पास 21 कीज होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। और उस सब्जेक्ट का पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये साल जो तुम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे, तुम लोग का फर्स्ट ईयर है सिलेबस, न्यू सिलेबस का, तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग के पास अच्छा है ना तुम लोग एक सोर्स हट गया।
पर नेगेटिव चीज भी है कि एक आइडिया नहीं मिल पाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। देखते आर्ट्स वाले मैं तुम लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी, क्या करेंगे उस पे अपन सॉल्यूशन निकालेंगे क्या करना। इनफैक्ट ट्यूशन में जो है वो वीकली टेस्ट भी होते थे, तो उसमें भी बहुत बार स्टडी हुई है। और मेरा पूरा सिलेबस जो है वो दिसंबर के मिड तक खत्म हो गया था। फिर उसके बाद मैंने और रिवीजन स्टार्ट किया था, लाइक जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन आया तब तक। सो नाउ यू कैन इमेजिन कितनी बार रिवीजन हुआ रहेगा। हाँ, और एक चीज मैंने भी नोटिस कर रही हूँ कि रिवीजन करते वक्त अपन जितनी बार वो सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं ना, तो एक अलग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है अपने को। मतलब पहली बार मैं वो सब्जेक्ट पढ़ूंगी तो मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन वही सब्जेक्ट में एक और बार पढ़ूंगी तो ऐसा लगेगा अरे ये एक और चीज, ये चीज तो मैंने पहले, ये चीज तो मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ी उस वक्त नहीं नोटिस करी थी। फिर थर्ड टाइम पढ़ोगे, फोर्थ टाइम, तो तुम लोग को इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर तुम लोग वही चीज को अपने सराउंडिंग से भी कनेक्ट करने लगते हो, और फिर तुम लोग अपने सराउंडिंग का एग्जाम्पल भी अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। और बहुत सारी चीज ऐसे होने लगती है। रिवीजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एग्जाम में, तो जितना हो सके तुम लोग अपने रिवीजन को समझो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम के पहले तुम लोग सोचोगे कि मैं तो ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा जाके एग्जाम दे दूंगा, नहीं होने वाला वैसा। क्योंकि जो एक रिवीजन अच्छा बहुत मार्क्स ज्यादा लाता है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो टॉपर होता है वो सिर्फ रट्टा मार के थोड़ी आंसर लिखता है, उसके आंसर में कुछ हमेशा एडिशनल चीज होती है वही टॉपिक से रिलेटेड, जो एक थोड़े टाइम, जो एक बिना रिवीजन किया हुआ बच्चा शायद ना लिख पाए उतना। तो रिवीजन करना, अपना सिलेबस पहले खत्म कर दो, उसके बाद रिवीजन ही रिवीजन, ठीक है। ओके ओके, तो रिवीजन के अलावा, रिवीजन ने तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ही है। अभी प्री, जब अपने कॉलेज में तो सब प्रीलिम एग्जाम देते हैं, अपने ट्यूशन में भी कितने सारे प्रीलिम हुए, लेकिन कभी तुमने ऐसा कुछ किए क्या, मतलब बोर्ड एग्जाम का अपने आप को फील देके घर पे 3 घंटा बैठे, ऐसा कुछ किए क्या कभी तुम? सो जो हमको गैप मिली थी बोर्ड के टाइम टेबल में स्टडी करने के लिए, तो तभी मैंने 11 से 2 बैठकर सॉल्व करी हूँ खुद से, 3-3 घंटा बैठ के खुद चेक भी करी हूँ बाद में कि कहाँ मिस्टेक्स हुई है कहाँ नहीं हुई है। सो या, और मॉडल क्वेश्चन पेपर की जो बुक आती है मैंने वो भी सॉल्व करी हूँ पूरी, स्पेशली इंग्लिश और हिंदी के लिए। हाँ, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी के लिए मैंने स्पेशली सॉल्व ली थी वो वो मॉडल एट द, क्वेश्चन पेपर के हाँ लिए। वो एकदम, हाँ वो लास्ट में उठाए थे अपन ने मॉडल पेपर। हाँ हाँ वही, सो मैंने वो पूरा सॉल्व करी हूँ, तो यही सारी चीजें करी हूँ। और ये सारी चीजें करके नौशन में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि, क्योंकि इतने सारे मॉक टेस्ट दे देते अपन कि पता चल जाता है कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा तो एकदम स्ट्रेंथ है, इस पे तो फुल पक्का अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जो मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो एट द वही टाइम होता है ना बोर्ड एग्जाम से पहले की जो जो क्यों मार्क्स कट रहे हैं उसमें अपन फटाफट इम्प्रूव करते हैं। तो मॉक्स टेस्ट दोगे, मॉक्स टेस्ट समझ रहे हो ना क्या है, मतलब वही प्रीलियम टाइप चीज है, 3 घंटे की बैठ के एग्जाम से पहले, तो वो चीज बहुत ज्यादा काम आती है। तो ये चीज तुम लोग भी प्लीज करना। से आपको क्या स्ट्रेस भी नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपने इतने मॉक टेस्ट दे चुके रहोगे कि आपको लगेगा मैं तो बोर्ड का पेपर लिख ही नहीं रही हूँ, ऐसे एकदम आदत हो जाती है फिर लिखने की। तो एक्जेक्टली मुझे सेम तो लगा ही नहीं कि यही मैं होता है। बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रही हूँ, मुझे लगा मैं नॉर्मल टेस्ट दे रही हूँ। क्योंकि मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी करके जाते हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाते हैं पूरा, क्योंकि ऐसी कंप्लेन हाँ, बहुत सारे बच्चे लोग करते हैं। ये प्रॉब्लम तुम्हारी मॉक टेस्ट देकर ही सॉल्व होगी, तो इसलिए प्लीज फोकस ऑन दैट थिंग आल्सो। ओके, हिस्ट्री आंसर राइटिंग टिप्स के बारे में बता दो कि हिस्ट्री बहुत ज्यादा समवेयर थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है डेट्स नेम्स, तो ये सब्जेक्ट में कैसे स्कोर करे, बिकॉज तुमको 90 अबव मार्क्स मिले, तो यू कैन गाइड करेक्टली, so tell us something about that. ऑब्जेक्टिव तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है, लेकिन स्टूडेंट्स कहाँ पे आके हैंगअप हो जाते हैं कि उनको ब्रीफ आंसर्स जो है वो उसका कुछ आइडिया नहीं होता है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन तो देना ही है, डेफिनेशन जो है वो डिक्टो समझो याद करो और उसको लिखो, और डेरिवेशन भी होता है हिस्ट्री में वो भी लिखो, फिर मेन क्वेश्चन पे जंप करो और एंड में कंक्लूजन दो।
और जो सब हेडिंग्स होती है उसको पेंसिल से डबल अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें। और कीवर्ड्स को हाईलाइट करो और डायग्राम्स वगैरह भी बनाओ जिससे आपका एक यूनिक वे लगेगा। और महाराष्ट्र के मैप की जो स्टेंसिल आती है तो वो भी आप वहाँ पे ड्रॉ करो उसकी मदद से। और जो महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट में जितने भी टूरिस्ट सेंटर्स है उसको प्लॉट कर दो, उसके नेम्स लिख दो। इसके वजह से थोड़ा सा अलग हटके आपका पेपर दिखेगा और एग्जामिनर भी थोड़ा खुश हो जाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपके मार्क्स को हाईएस्ट पोजीशन पे लेके जा सकती है। ये बात एकदम अच्छी बोली है नौशीन ने। और ऐसा होता भी है कि जो एग्जामिनर जो फाइनली तुम लोग का पेपर इवेल्युएट करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, तुम्हारी सारी मेहनत सिर्फ एक पेपर पे दिख के आएगी। एग्जामिनर तुमने एक साल कितना मेहनत किया, तुमने क्या किया, उसको कुछ नहीं दिखेगा। तुमने अपने आंसर में क्या प्रेजेंट किए हो, सिर्फ उसको उतना ही दिखने वाला है एग्जामिनर को। मैथफुली बात नौशीन ने बोली है। ये 1000 पेपर में से इक्का दुक्का बच्चे लोग ही ये चीज करते, तो इसलिए उन लोग का जो मार्क्स होता है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं, क्योंकि इंप्रेशन क्रिएट करता है ना एग्जामिनर के दिमाग में। तो ये सारी चीजें तुम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। के लिए स्पेशली ईयर्स वगैरह बहुत सारे मिक्सअप हो जाते हैं। उसके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर की थी। फॉर एग्जांपल ये ईयर में क्या हुआ था उसका थोड़ा शॉर्ट में समरी लिख दी थी। फिर किसने क्या फाउंड किया था उसका एक डायग्राम बना दी थी। तो इससे एकदम इजीली समझ में आ जाता है कि ये कौन से साल में कौन सी हिस्ट्री बनी है। तो मैंने तो यही सब की थी। ओके और ओके, तो नोट्स बनानी पड़ेगी स्पेशल, या तो हाईलाइट कर लो टेक्स्ट बुक में, या तो जो नोट्स बनाए हो उसको तुम अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दो, या ऐसी कोई जगह लगा दो जहाँ पे तुम डेली जाते हो, जैसे मिरर के सामने लगा दी। तो चीज तुम डेली देखोगे तो साल के एंड तक तो दिमाग में छप ही जाएगी। तो इतना तो कर सकते हो, तो इतना कर लेना हिस्ट्री से रिलेटेड। तो यहाँ प्रिपरेशन से रिलेटेड तो सारी बात हो चुकी है। अभी बात करते हैं तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में। और नेक्स्ट डिग्री कॉलेज तुम कौन से ऑप्ट करोगे अभी? नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हो अभी इसके बाद? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अभी सर्च कर रही हूँ कि कौन सी कॉलेज बेस्ट होगी। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू परस्यू माय करियर इन इकोनॉमिक्स फील्ड। तो उसी के बेसिस पे उसी के अकॉर्डिंगली मैं कॉलेज सिलेक्ट करूँगी। एज सच अभी तो कोई माइंड में कॉलेज नहीं है, बट कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन होगी। तो तुम्हारी कोई ऐसी डील हुई थी क्या पेरेंट्स से कि मेरा इतना परसेंटेज आया तो ये चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं स्पेशली ऐसी बोर्ड एग्जाम में बहुत डील होती नहीं है। बोलो। डील तो नहीं हुई थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कोई डील तो नहीं हुई थी पेरेंट्स से। बट मैं बिलीव करती हूँ कि इट शुड कम इनसाइड फ्रॉम यू, वॉट एवर यू आर डूइंग आपके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए आप वो कर रहे हो। अगर आप कोई डील रख के या कोई कंडीशन रख के आप टॉप करना चाहते हो तो यू आर बीइंग ग्रीडी। तो मेरी तो कोई कंडीशन नहीं थी, मुझे मालूम था कि मुझे जो करना है अपने बेटर फ्यूचर के लिए करना है। तो कंडीशन तो नहीं थी कोई। लेकिन अगर कंडीशन रखते तो कुछ फायदा हो सकता था, तुम्हारा कुछ मिल जाता था। ओके, तो अच्छा तुम्हारी क्या क्या हॉबीज है? व्हाट आर योर हॉबीज? हॉबीज काफी हॉबीज है, लाइक आई लाइक टू प्ले पियानो, सिंगिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, ये सारी लिटिल बिट ऑफ कुकिंग। तो ये सारी हॉबीज है।
टेंथ में कितने मार्क्स आए थे, ये नहीं बताया तुमने। 10th में मुझे 84.80 मिला था। ओके, दैट्स गुड। तो यहाँ पे इंटरव्यू खत्म होता है, सारे क्वेश्चन मैंने पूछ ली। अब एक बस लास्ट क्वेश्चन, तुमने सक्सेसफुली अपनी जर्नी खत्म कर दिए हो, तो तुम अभी अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जनरली, जो अभी ये साल या नेक्स्ट ईयर जब भी लोग अब ये वीडियो देखेंगे आर्ट्स स्ट्रीम के 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, तो उनको तुम क्या एडवाइस दोगे जो वो लोग अपनी जर्नी में वो मिस्टेक ना करे, ऐसी कोई एडवाइस या एनीथिंग यू वुड लाइक टू कन्वे, एनी मैसेज, एनी काइंड ऑफ। ओके, सो टू ऑल माय डियर जूनियर्स, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपकी जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन आएंगे, बट आप में उतनी गट्स और कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप उस अप्स एंड डाउन्स को टैकल कर सको, उसको फेस कर सको। बट आपको कभी भूलना नहीं चाहिए कि आपका मेन गोल क्या है, आपको वो अचीव करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। रॉक योर एग्जामिनेशन, डोंट स्ट्रेस, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपने प्रिपरेशन करी है तो आई एम श्योर कि यू विल मेक इट, एंड ऑल द बेस्ट। ओके, नौशीन, इस अचीवमेंट का यू नो क्रेडिट किसको देना चाहोगे, तुम्हारे इस अचीवमेंट का? ओके, सो क्रेडिट तो मैं अम्मी, अब्बू, मेरा भाई एंड छोटी खाला, बड़ी खाला एंड तुम्हें, मेरी फ्रेंड्स को, टीचर्स जो कॉलेजेस की थी, तो सबको ही मैं अपना क्रेडिट देना चाहूँगी, बिकॉज उनकी वजह से मेरी जर्नी एकदम कलरफुल रही। गाइड करने वाला कोई तो होना चाहिए आपकी जर्नी में, तो बहुत अच्छी भी जर्नी रही है मेरी। सीरियसली, एक गाइड तो तुम लोग की जर्नी में रहना ही चाहिए, ताकि तुम लोग को एक सपोर्ट रहे कि यस यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, और तुम्हारी मिस्टेक को वो लोग करेक्ट कर पाए। और तो प्लीज ट्राई करो कि वो कॉलेज टीचर भी हो सकते तुम्हारे, वो ऑनलाइन क्लासेस के या ऑफलाइन क्लासेस के टीचर हो सकते हैं, यूट्यूब के टीचर भी हो सकते हैं, तुम लोग मेरे से भी गाइडेंस ले सकते हो। आई विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन, सीरियसली। तुम लोग अपना क्वेश्चन जो भी होगा, जो भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू। तो यही बोलना था कि एक गाइड रखो और बस कंसिस्टेंट रहो, यही था। ओके, सो एंड में मैं एक कोट बोलना चाहूँगी आप सबके लिए, जो पर्सनली मेरा फेवरेट है, मोटिवेट किया है उसने मुझे। वो कोट है कि दी स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो, सो डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, सो यू शुड रिमेंबर। और अभी से स्टडी पे जितना हो सके फोकस करो, बिकॉज एक साल ये कैसे भी करके गुजर ही जाने वाला है। अरे, ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो, छोटे छोटे कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स अपने स्टडी टेबल के सामने लिख दो, या तो फिर तुम्हारी जो तुम जो भी नोट्स बनाते होगे, या तुम्हारी हर टेक्स्ट बुक के आगे तुम्हारा गोल लिख दो, ताकि जब भी तुम टेक्स्ट बुक अपनी खोलोगे, तुम अपना कोई भी नोट्स खोलोगे, तो तुमको वो एक लाइन तुमको याद दिलाएगी कि ये तुम क्यों पढ़ रहे हो। वरना तुम लोग ऐसा बर्डन नहीं होगा तुम्हारे दिमाग में। बहुत सारे बच्चे एज अ बर्डन ही लेते हैं स्टडी को, तो ये छोटी छोटी चीज इम्प्लीमेंट करके देखो, मजा आएगा। फिर तुम लोग को होगा कि अरे ये मैं ऐसी बर्डन की वजह से नहीं पढ़ रही हूँ, ये चीज मुझे आगे बहुत ज्यादा काम आएगी, मेरे फ्यूचर के बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए ये छोटी छोटी पढ़ाई बहुत ज्यादा काम आएगी। तो यहाँ पे हमारा इंटरव्यू खत्म होता है, जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। मैं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ तुम्हारे रिजल्ट से। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। आगे भी तुम ऐसे बहुत सारे अपने गोल्स को, छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करते जाओ, और एट द एंड जो तुम्हारा बड़ा गोल है, जहाँ पे तुम को जाना है, वहाँ पे तुम पहुंच जाओ। कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ, हमेशा, कभी भी पूछ लेना। Thank you so much for having me here. It was really nice talking to you. यू डिजर्व इट, आई होप ये बहुत सारे बच्चों को काम आएगा। और प्लीज मौसम की कई भी बात को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि उसने खुद ये सारी चीज अपनी जर्नी में
इम्प्लीमेंट करी और एट द एंड उसको देखो रिजल्ट मिल गया एंड नाउ शी इज वेरी सेटिस्फाइड है, उसको कोई भी चीज का रिग्रेट नहीं है। तो Yeah. प्लीज प्लीज जर्नी को एकदम कूल डाउन लेके एकदम हल्की कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे चलो, बस खत्म हो जाएगी और एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी जर्नी। तो बस यहाँ पे हम हमारा वीडियो एंड करते हैं। और हाँ, जो ईमेल आईडी का मैंने बताई, नौशीन की ईमेल आईडी में नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन करके लगा दूंगी, ताकि किसी को भी कुछ डाउट हो छोटा सा तो नौशीन हेल्प कर देगी तुम्हारी। और Yeah, of तुम लोग कोई course. गाइडेंस तुम लोग अपने आप को लोनली नहीं महसूस करोगे क्योंकि अभी फेज भी ऐसा चल रहा है। तो हम लोग हेल्प, एक तो सिचुएशन भी ऐसी चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ही अभी बची है अभी इस टाइम रिसेंट टाइम में। तो जिसको भी कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।